हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए आज की इस वीडियो में क्लास 10 के विज्ञान का पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण कहते हैं। इस चैप्टर को हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से कम समय में रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। तो हम जो है फ्लो चार्ट के माध्यम से, जिसको हम माइंड मैप भी कहते हैं, पूरे इक्वेशन के साथ और पूरे उदाहरण के साथ मैं आपको कम से कम समय में इस चैप्टर का रिवीजन कराने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। देखिए, जो टॉपिक है इसमें का सबसे पहला जो टॉपिक हमारे यहाँ पे दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया। क्या दिया है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो देखिए, हमारे जीवन में अगर देखा जाए, आसपास हमेशा जो है कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकृति में लगातार हमेशा कुछ न कुछ बदलता रहता है। जैसे कि अगर बात करें, दूध से दही बनना, भोजन का पचना, ठीक है, पेड़ पौधों के अंदर खाना बनना, ये जो प्रक्रियाएं हो रही है लगातार होती रहती हैं। और इसके अलावा और भी परिवर्तन होती हैं। तो जो इस प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं, अगर हम उसको बांटने का प्रयास करें तो इस प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रसायन परिवर्तन। एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रसायन परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन में केवल जो पदार्थ होगा वो भौतिकी रूप से बदलेगा। उसके स्वाद में, उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस उसकी अवस्था में बदलाव होगा। उसमें ताप या और कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, वस्तु के अंदर जो है वह उसके स्वाद, रंग, रूप, जो भी उसके गुण है वह सब बदल जाते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। लेकिन भौतिक परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रासायनिक परिवर्तन अलग है, भौतिक परिवर्तन अलग है। रासायनिक परिवर्तन में भाई, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ का गुण बदल जाता है, उसके ताप बदल जाते हैं, इसमें से कुछ उष्मा निकलता है, कुछ उष्मा अवशोषित भी होता है, बहुत सारी क्रियाएं इसके अंदर होती है। वही हम पढ़ने जा रहे हैं, उसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में जो है एक नए पदार्थ का निर्माण होगा, जबकि भौतिक अभिक्रिया या भौतिक जो परिवर्तन होते हैं उसमें किसी भी तरह के नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, एक नई चीज का निर्माण नहीं होगा। कहा जाता है कि परिवर्तन ही क्या है, प्रकृति का नियम है। चेंजिंग इन द लॉ ऑफ नेचर। भाई, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम होता है। भले वह इंसान बदल जाए चाहे प्रकृति बदल जाए। इंसान क्या होता है भाई, बदलता है। जब प्रकृति बदले तो इंसान भी बदल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपको छोड़ के जा रहा है तो उसको जाने दीजिए, उसको रोकिए मत, रोकने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि चुनाव और प्यार में जो किए गए वादे होते हैं वह हवाई फायरिंग की तरह होते हैं, कभी सच नहीं होते हैं, कभी पूरे नहीं होते हैं। इसीलिए कभी भी चुनाव और प्यार में किए गए वादे पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, हाथ जोड़िए और जो है आप अपने कैरियर पे फोकस कीजिए, अपने लक्ष्य पे फोकस करिए, कुछ बनने का प्रयास कीजिए, न कि उनके पीछे भागने का प्रयास कीजिए। ठीक है? क्योंकि साफ साफ कह रहा है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। कोई बदल रहा है, बदलने दीजिए। आप नहीं बदले ना, आप ईमानदार है ना, अपना काम कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, ये बात ध्यान रखना है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया द्वारा यहाँ पे परिभाषा लिखते हैं, दो या अधिक पदार्थों का परस्पर क्रिया कर नए पदार्थ का बनना ही रासायनिक अभिक्रिया है। भाई, दो या दो से अधिक पदार्थ हो, आपस में मिलकर के क्या करेंगे, एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। सिंपल सा है। अच्छा, अभी जो रासायनिक अभिक्रिया होता है इसका निरूपण का मतलब रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे दिखाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम जो है रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त भी कर सकते हैं, उसको दिखा भी सकते हैं। किसके द्वारा? रासायनिक समीकरण से उसको हम दिखा सकते हैं, उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए, उसकी परिभाषा लिखा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों के संकेतों और सूत्रों की सहायता से अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्योंकि जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं, जिनको हम अभिकारक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अभिकारक। आज जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बन रहा है, जिसको हम उत्पाद कहते हैं, इन सबके जो संकेत होंगे, जो सूत्र होंगे, उस रूप में लिख करके भाई अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना ही, छोटा रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये है रासायनिक समीकरण का परिभाषा। जैसे कि अगर हम बात करें कि कार्बन है, ठीक है ना, कार्बन है
प्लस ऑक्सीजन है, ठीक है ना, प्लस ऑक्सीजन है, ये मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे जी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो अगर इसी को हमें समीकरण के रूप में लिखना हो तो इसको क्या लिखेंगे, इसको कार्बन लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे, प्लस का चिन्ह, तीर चिन्ह देंगे, इसको लिखेंगे CO2, क्या लिखेंगे, CO2। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, हमने क्या किया, इसको संकेत के रूप में हमने लिख दिया है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका रासायनिक समीकरण, क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण, क्योंकि कार्बन को C से दिखाते हैं, ऑक्सीजन को O2 से O से दिखाते हैं, यहाँ पे अणु के रूप में लिखा गया, O2 लिख दिया गया और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। तो ये संक्षिप्त रूप लिखा गया रासायनिक अभिक्रिया का, इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण, क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो गया और ये हमारा रासायनिक समीकरण हो गया। ध्यान, अगले पेज में आते हैं। अगला जो है वह है हमारा रासायनिक समीकरण का भाग। रासायनिक समीकरण का कितना भाग होता है, तो ध्यान रखिएगा, दो भाग होता है, एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद का। पहला अभिकारक का होता है, दूसरा उत्पाद का होता है। अभिकारक को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। जो अभिकारक होता है ये क्या होता है, तो अभिक्रिया में, ध्यान रखिएगा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए, ये एक रासायनिक अभिक्रिया लिखा गया है, क्या लिखा गया, एक रासायनिक अभिक्रिया। इस रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन उपस्थित है, तो भाई कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों इसमें भाग ले रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अभिकारक, क्या बोलेंगे, अभिकारक, ध्यान रखिएगा, अभिकारक। अच्छा, उसके बाद से उत्पाद क्या होता है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बन रहा है, भाई ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक नया पदार्थ बना रहे हैं ना, इस नए पदार्थ को बोलते हैं उत्पाद, क्या बोलेंगे, उत्पाद। जो रिजल्ट आया है, जो चीज बना है उसको उत्पाद कहा जाता है। और इसके बीच एक तीर चिन्ह लगा है जो दिशा बता रहा है कि भाई अभिक्रिया किस दिशा से किस दिशा की तरफ हो रही है। या ऐसे ही बोल सकते हैं कि तीर चिन्ह की जो बाएं तरफ है, जो लेफ्ट साइड में है, उसे बोलते हैं हम लोग अभिकारक, जो राइट साइड में है उसे बोलते हैं उत्पाद, क्या बोलते हैं, उत्पाद, ठीक है। तो समीकरण के दो भाग होते हैं, अभिकारक और उत्पाद, ये ध्यान रखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए हमने क्या किया है, मुख्यतः हमने यहाँ पे 6 भागों में बांटा है। देखिए पहला क्या है, संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है अपघटन अभिक्रिया, पहला क्या है, संयोजन अभिक्रिया, दूसरा क्या है, अपघटन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा है रेडॉक्स अभिक्रिया, पांचवा क्या है, रेडॉक्स। और हमने यहाँ पे छठवां जो है, एक ही इन दोनों को एक ही माना है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, दो तरह की और अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, यह भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। अच्छा, इसके अलावा जो अपघटन अभिक्रिया है, ये अपघटन अभिक्रिया 3 भाग में बटा हुआ है। अपघटन अभिक्रिया कितने भाग में, 3 भाग में, एक है प्रकाश अपघटन, दूसरा है विद्युत अपघटन और तीसरा है ऊष्मीय अपघटन, तीसरा है ऊष्मीय अपघटन। तो आपको प्रकार थोड़ा याद रखना है, प्रकार जो है कैसे याद रखना है, तो भाई पहला है संयोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन, रेडॉक्स, ठीक है ना। संयोजन है, अपघटन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, विस्थापन, द्विविस्थापन और रेडॉक्स, ठीक है। अच्छा, जो ये जो इसके अलावा जो ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, 3 इसका है, अपघटन का 3 प्रकार है, प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन और ऊष्मीय अपघटन। इसके अलावा जो रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया में 2 चीज साथ में होता है, उपचयन, अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है दोनों एक साथ साथ होता है, उसी को हम रेडॉक्स अभिक्रिया एक साथ बोलते हैं। उसी के बारे में हम लोग आगे इसका डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ आगे हम लोग पढ़ते चलते हैं, ठीक है। अगले पेज में आते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं और इसको रिवीजन करते हैं। चलिए आ जाइए। अच्छा, आइए यहाँ पे देखते हैं, पहला जो है हमारा, यहाँ पे थोड़ा इसको नीचे कर लीजिए, थोड़ा इसको नीचे कर लीजिए, ठीक है, हाँ ज्यादा नीचे हो गया, चल भाई, चलिए ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं फिर ऊपर करेंगे। पहला क्या है यहाँ पे, संयोजन अभिक्रिया है, क्या है हमारा, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन का मतलब क्या होता है, संयोगात्मक, इसको संयोजन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, संयोगात्मक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, ठीक है, जोड़ वाली अभिक्रिया बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, 2 चीज मिलकर के एक नया चीज बनाएगा, 2 चीज मिलकर के एक नया चीज बनाते हैं, उसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, जोड़ने वाली अभिक्रिया। देखिए क्या लिख रहा है, 2 या
अधिक, दो भी हो सकता है या दो से अधिक भी हो सकता है, पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं, मतलब कि इस अभिक्रिया में, या भी बोल सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए करके कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वह जब वाटर से अभिक्रिया करता है, ये दो चीजें हैं और दोनों मिलकर क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक चीज बन रहा है। इधर दो है, एक ये है एक ये है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक चीज बना रहे हैं, संयोग कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इसलिए बोलते हैं इसको हम संयोगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया इसको बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा आते हैं, अगला है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब क्या, टूटने वाली, डिकम्पोज होने वाली, टूटने वाली, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो जब क्या होगा, एक यौगिक या एक पदार्थ का दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूटना, वह अभिक्रिया ऐसे ही बोल सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें एक जटिल यौगिक जो है दो या दो से अधिक सरल अणुओं में या यौगिकों में टूट जाता है, तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब टूटने वाली अभिक्रिया। तो जब एक जटिल यौगिक, बड़ा यौगिक क्या होगा, छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाएगा, तो उसे बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। ये जो अपघटन अभिक्रिया है, इसका एग्जाम्पल हम लोग इधर देखते हैं इसके प्रकार के साथ। ये जो अपघटन अभिक्रिया है तीन भाग में बटा हुआ है। पहला ये होता है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। कौन सा, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। पहला क्या है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। क्या होगा प्रकाश अपघटन, प्रकाश की उपस्थिति में एक जटिल यौगिक का सरल पदार्थ में टूटना, जटिल यौगिक या सरल जटिल पदार्थ भी बोल सकते हैं। तो जब क्या होगा, एक बड़ा सा यौगिक जो है, जटिल यौगिक क्या होगा, प्रकाश की उपस्थिति में भाई सरल छोटे छोटे जो है यौगिकों में टूट जाएगा, पदार्थों में टूट जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। जैसे कि देखिए इधर एक ही चीज है, सिल्वर क्लोराइड है, हमने सनलाइट की उपस्थिति में ये क्या हो गया है, ये जो है सिल्वर और क्लोराइड में टूट गया है, ये दो अलग अलग अणुओं में टूट गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। और प्रकाश की वजह से हो रहा है, तो भाई इसे हम प्रकाश अपघटन बोलेंगे। जब विद्युत की वजह से होगा तो इसे विद्युत अपघटन बोलेंगे, और जब उष्मा की वजह से होगा तो उसे उष्मा अपघटन बोलेंगे। ठीक है, विद्युत अपघटन क्या होता है, तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण एक जटिल यौगिक का सरल यौगिक में टूटना ही क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं वाटर है, धारा प्रवाहित करने पर ये जो है दो अणु में टूट गया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऊष्मीय अपघटन में क्या होता है भाई, ऊष्मा के कारण एक जटिल यौगिक का सरल यौगिक में टूटना ही ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया है, इसको हम बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया एकदम याद रखना है, बहुत आसान है भाई। एक बड़ा सा यौगिक होगा, दो छोटे या दो से अधिक छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएगा, उसे ही अपघटन कहते हैं। विघटन भी बोल सकते हैं, ठीक है, अपघटन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, ये हो गया। अब हम विस्थापन अभिक्रिया में चलते हैं। किसमें, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इसको समझिए। यहाँ पे पहले परिभाषा समझते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में कहता है कि यौगिक का एक परमाणु या परमाणु समूह का किसी दूसरे परमाणु या परमाणु समूह से विस्थापित होना। मतलब कि मान लीजिए कोई क्या है, कोई यौगिक है, कोई विलयन है, ठीक है, उसमें से क्या हुआ, एक कोई दूसरा परमाणु है, उसके क्या किया, यौगिक की परमाणु को हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए इसका जो है उदाहरण देखते हैं, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। ये देखिए यहाँ पर भाई, जब एक यौगिक है, उसका यौगिक का कोई परमाणु है, जब उसके परमाणु को क्या करेगा, कोई दूसरा यौगिक का परमाणु उसको विस्थापित कर देगा, हटा देगा उसके स्थान से, तो उसे हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसको केवल विस्थापन भी कहा जाता है या एकल विस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। विस्थापन बोलिए या एकल विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें एक ही परमाणु विस्थापित होता है। क्या होता है, केवल एक यौगिक का परमाणु विस्थापित होता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट है और यहाँ पे आयरन है। कॉपर सल्फेट को क्या किया गया, जलीय विलयन में आयरन को डाला गया है, तो जो आयरन है कॉपर को हटा दिया और ये कॉपर आयरन सल्फेट बना लिया है, फेरस सल्फेट जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे बना देगा कॉपर, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे कॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या किया है, ये जो आयरन है, जो लोहा है, कॉपर को विस्थापित कर दिया, हटा दिया है, तो एक परमाणु जो है इसके परमाणु को क्या कर दिया, हटा दिया है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एकल विस्थापन बोलेंगे।
या कह लीजिए इसको हम केवल विस्थापन में अपक्रिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण याद रखना है। ठीक है, अच्छा, ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी हमने पढ़ा है अभी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। क्या क्या होगा भाई, संयोजन हो गया, अपघटन हो गया, विस्थापन हो गया, इसके बाद से द्विविस्थापन और रेडॉक्स, द्विविस्थापन और रेडॉक्स। अच्छा, आते हैं अगले पेज में। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होता है, द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होता है, ठीक है ना। द्विविस्थापन, जो द्विविस्थापन अपक्रिया होता है इसमें क्या होगा भाई, जो यौगिक होगा इसमें दो बड़े बड़े यौगिक होंगे या दो यौगिक होंगे, और दोनों यौगिक क्या करेंगे, अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेंगे और एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे या दो नए यौगिकों का निर्माण करेंगे। अब देख लेते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। इस द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, दो यौगिक जो होते हैं अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं, इसे बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। जैसे देख लीजिए वह अपक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों को बदलकर दो नए यौगिक बनाते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाता है। अपने आयन को बदल लेते हैं, जो इनके आयंस होते हैं ना, जो उनके धातु होते हैं, आयंस होते हैं, उनको ये बदल लेते हैं और दो नए यौगिक बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। जैसे कि यहाँ पे देखिए सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के बीच अपक्रिया हुआ है, तो क्या हुआ है, ये जो सिल्वर है वो क्लोरीन के साथ और जो सोडियम है वो नाइट्रेट के साथ चला गया है, तो सोडियम क्या बना है, सिल्वर क्लोराइड बना है और सोडियम नाइट्रेट बना है, तो दो नया नया यौगिक बन रहा है भाई, बस इनके आयंस बदल गए तो दो क्या हुआ है, दो नया यौगिक बन गया है। अच्छा, यहाँ पे जो जो क्लोराइड है ये क्या है, ये सफेद जो है अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, सफेद छोटे छोटे कणों के रूप में प्राप्त होता है, उसे हम लोग अवक्षेप कहते हैं। और देखिएगा जिस रासायनिक अभिक्रिया में भाई अवक्षेप प्राप्त हो, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी या प्रिसिपिटेशन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो वही यहाँ पे व्हाइट पीपीटी का मतलब होता है प्रिसिपिटेट, मतलब अवक्षेप प्राप्त हुआ है। वहां पे जो है सफेद जो है चूर्ण प्राप्त हुआ है, ठोस के रूप में प्राप्त हुआ है, सिल्वर क्लोराइड का प्राप्त होगा। और जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त हो तो उस रासायनिक अभिक्रिया को आप अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रिसिपिटेशन अभिक्रिया भी कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे परिभाषा लिखा गया है नोट में, याद रखिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप प्राप्त होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप प्राप्त होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है रेडॉक्स अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया को समझ लेते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है भाई, देखिएगा रेडॉक्स अभिक्रिया ये जो है दो चीजों का संयोग होता है, उपचयन का और अपचयन को। उपचयन को हम लोग जो ऑक्सीकरण भी कर सकते हैं, इसको अपकरण भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन कब होगा, ऑक्सीडेशन कब होगा, तो भाई दो कंडीशन हो सकता है, जब जो है ऑक्सीजन का ग्रहण होगा या हाइड्रोजन का त्याग होगा। अगर कोई परमाणु है ऑक्सीजन का ग्रहण कर रहा है, ऑक्सीजन का ग्रहण कर रहा है तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, या हाइड्रोजन का त्याग कर रहा है तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अपचयन कब होगा, ठीक है, तो कह रहे कि हाइड्रोजन का ग्रहण होगा और ऑक्सीजन का त्याग होगा। ठीक इसका उल्टा, ठीक इसका उल्टा, बहुत आसान है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, तो जब किसी परमाणु के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाएगा तो उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या हाइड्रोजन का त्याग किया जाएगा तो उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। रिडक्शन किसे कहेंगे, तो भाई हाइड्रोजन का ग्रहण करना, ऑक्सीजन का त्याग करना, हाइड्रोजन को ग्रहण करना, ऑक्सीजन को त्याग करना, ये क्या कहलाएगा, अपचयन या रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से क्रिया किया गया है, गर्म किया गया है इसको, इसमें से क्या होगा, इसमें से हाइड्रोजन निकल गया है, सॉरी इसमें से ऑक्सीजन निकल गया है और हाइड्रोजन से मिल गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, हाइड्रोजन का देखा जाएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो गया है। हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीकरण, देखिए यहाँ पे लिखा गया ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, अच्छा, इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया है। जो कॉपर है, ये कॉपर क्या गया, ऑक्सीजन का त्याग कर दिया है। तो जब भी ऑक्सीजन का त्याग किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो गया। देख रहे हैं यहाँ पे रिडक्शन हो गया, क्या हो गया, रिडक्शन। इससे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। एक चीज और जान लीजिए, नोट में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकरण कारक क्या होता है, ऑक्सीकरण कारक किसे कहते हैं। तो भाई ऑक्सीजन को त्याग करने वाला जो यौगिक होगा, वह यौगिक जो ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है, वह यौगिक जो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है, उस यौगिक को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण कारक बोलेंगे। जैसे कि अगर इस उदाहरण में बात करें तो जो कॉपर ऑक्साइड है, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, जो कॉपर ऑक्साइड है इसमें से ऑक्सीजन को त्याग कर रहा है,
जो कॉपर ऑक्साइड है ऑक्सीजन का त्याग कर दे रहा है, तो यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, ऑक्सीकरण कारक बोलेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें क्या हो रहा है, दूसरा है रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को बोलते हैं अवकरण कारक। अवकरण कारक क्या होता है, तो ऑक्सीजन को ग्रहण करने वाला जो यौगिक होगा या तत्व होगा, वह यौगिक या वह तत्व जो ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, उस तत्व या यौगिक को क्या बोलेंगे, उस तत्व या यौगिक को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट या अवकरण कारक बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है। हाइड्रोजन मान लीजिए यहाँ पे अकेले है, इधर आया ऑक्सीजन को ले लिया है, तो हम बोलेंगे ये ग्रहण कर रहा है, तो ये क्या है, हाइड्रोजन है। बोलेंगे हाइड्रोजन जो है एक तरह से जो H2 है वह रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा रिडक्स हो गया। इसके अलावा छठवां नंबर था उष्मा शोषी और उष्मा छिपी। चलिए अब हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब ये हम लोग पढ़ते हैं उष्मा छिपी। उष्मा छिपी जो अभिक्रिया होता है, जो उष्मा छिपी अभिक्रिया होता है, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक थर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। उष्मा छिपी क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होता है। भाई ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें से उष्मा निकल रहा हो या ऊर्जा निकल रहा हो, उस अभिक्रिया को बोलते हैं उष्मा छिपी अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पे देखिए मीथेन है, मीथेन ऑक्सीजन से क्रिया किया है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और उसमें ऊर्जा निकाला है, हीट एनर्जी निकाला है, तो यह एक तरह से क्या हो जाएगा, ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को हम बोल देंगे ये जो अभिक्रिया है यह उष्मा छिपी अभिक्रिया, क्योंकि उसमें से उष्मा या ऊर्जा निकल रहा है। ठीक है, दूसरा जो है उसे हम लोग जो है उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होता है, जिसमें उष्मा लगेगा, जो उष्मा को एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा, उस अभिक्रिया को बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे कि सभी जो है जो अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं, सभी अपघटन अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया होती हैं। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा है जो अपघटन अभिक्रिया होती हैं, जिसमें से प्रकाश अपघटन होता है, उष्मीय अपघटन होता है, विद्युत अपघटन होता है, सब क्या कर रहे हैं, सब ऊर्जा ले रहे हैं, किसी न किसी रूप में ऊर्जा ले रहे हैं। तो ये जो अपघटन अभिक्रिया होती है, सभी अपघटन अभिक्रियाएं जो है आपको याद रखना है, वह उष्मा शोषी अभिक्रिया होती हैं। कौन सी अभिक्रिया होती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया होती हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा होगा, इसका याद रखना है। अगला पॉइंट आते हैं, हमारा हो गया है उष्मा शोषी हो गया, लास्ट है हमारा ये वाला, ये था ना, उसके बाद से हमारा ये जो हमने अभी हाल ही में जो ऑक्सीडेशन पढ़े हैं। ठीक है बाबू, जो ऑक्सीडेशन पढ़े हैं, उस ऑक्सीडेशन का प्रभाव क्या हमारे दैनिक जीवन पे पड़ता है, उसके बारे में हमने ऑक्सीकरण पढ़ा है कि जो ऑक्सीजन क्या होता है, जब किसी से जुड़ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो भाई इसके जीवन पे क्या प्रभाव है, तो भाई ऑक्सीकरण से हमारे जीवन पे दो तरह के प्रभाव होता है। एक होता है संक्षारण होता है। क्या होता है, संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या होता है कि जो हमारे धातु होते हैं, धातु क्या करते हैं, वायु में जो गैस है और उसमें जो उपस्थित नमी है उनसे धीरे धीरे क्रिया करके अवांछित पदार्थ बना देते हैं। जैसे कि सल्फाइड बना देते हैं, धातु सल्फाइड बना देते हैं, धातु ऑक्साइड बना देते हैं। ये जो चीजें बनती हैं ये हमारे लिए क्या अवांछित है, नहीं चाहते हुए भी ये बन जाता है। जैसे कि लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना क्या है, एक प्रकार का जो है संक्षारण कहलाएगा। ये धीरे धीरे प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, धातुओं का वायुमंडलीय गैसों और नमी के साथ क्रिया कर अवांछित यौगिक बनाना। अवांछित यौगिक मतलब सल्फाइड और ऑक्साइड जैसी चीजों को बना देना है, क्या कहलाएगा, संक्षारण कहलाता है। या लोहे का जंग लगना संक्षारण कहलाएगा। लोहे का जंग लगना क्या है, संक्षारण कहलाएगा। ये एक धीमी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया है। इससे रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इससे रोकने के लिए जो धातु होता है, जो लोहा होता है, उस पर हम पेंट लगा देते हैं, उस पर हम लोग ग्रीस लगा देते हैं। ठीक है, ताकि वह क्या हो, लंबे समय तक सुरक्षित रहे और वह वायु के सीधे वायु और नमी के कांटेक्ट में न आए, जिससे कि वह खराब न हो, धातु का ऑक्साइड न बने। ठीक है, अब दूसरा जो है वह क्या है, वह है हमारे जीवन पर दुर्गंधता, जिसे हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, दुर्गंधता क्या होता है, तो इससे जो है जो हमारा भोजन होता है इस क्रिया से दुर्गंधित हो जाता है, स्वाद उसका अप्रिय हो जाता है, वो जो है खराब लगने लगता है। उसका जो जैसे जो ताजा भोजन होता है, हम जानते हैं क्या, ताजे भोजन का जो स्वाद होता है बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन जब वही उसी को हम रख देते हैं तो कभी कभी जो है हमारा भोजन खराब हो जाता है।
ठीक है, कभी कभी खराब हो जाता है। तो वहां पे होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भोजन में उपस्थित तेल, जो भोजन का जो तेल है, जो वसा है का ऑक्सीकरण होना, मतलब कि जो भोजन के अंदर जो तेल है और जो वसा है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके वो ऑक्सीकृत हो जाता है। वो जब ऑक्सीकृत हो जाएगा ना, तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, ऑक्सीकृत होने के फलस्वरूप जो है भोजन का जो स्वाद है वो अप्रिय हो जाता है, खराब हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी होता है, देखते हैं दाल हो गया रख दी, ठीक है, वो खराब हो जाता है, खट्टा लगने लगता है, तो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम अपने भाषा में बोलते हैं कि दाल अरुआ गइल बा, ऐसे बोलते हैं। तो दाल का जो अरवाना है वो क्या है, उसके साथ ऑक्सीजन जो है क्रिया कर लिया, जो भी उसके अंदर तेल है, फैट है, उससे क्या कर लिया, क्रिया कर लिया, जिसकी वजह से जो है वो खराब हो गया है। ठीक है, दुर्गंध आने लगा है, बास आने लगा है, तो भाई ऐसे होता है, तो उसको बोलते हैं दुर्गंधता, बोलते हैं रेंसिडिटी बोलेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि ये किसकी वजह से होता है, तो ये ऑक्सीकरण की वजह से होता है। कैसे हम इससे बचा सकते हैं, कैसे भाई ये खराब होने से बचा सकते हैं, तो उसके लिए क्या है कि हम एंटीऑक्सीडेंट मिला करके, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसको हम मिला करके हम भोजन को या जो खाने वाली चीजें हैं उसको लंबे समय तक हम सुरक्षित रख सकते हैं। वैक्यूम पंपिंग पैकिंग का मतलब होता है उसको निर्वात में किसी भी तरह का गैस वहां पे नहीं रहेगा, तो वैसे पैकेजिंग में भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को रखते हैं और लंबे समय तक वो सुरक्षित भी रहता है। वायु की जगह या ऑक्सीजन की जगह क्या करना, नाइट्रोजन का भरना। जैसे कि हम चिप्स वगैरह खाते हैं, प्लास्टिक के अंदर जो भी गैस भरा रहता है उसके अंदर नाइट्रोजन भरा रहता है, और नाइट्रोजन क्या करता है, एक तरह से संरक्षण का काम करता है, लंबे समय तक उसको सुरक्षित रखने का भी काम करता है। यहाँ तक का ध्यान रखिएगा, जो क्रायोजेनिक कंटेनर होता है, क्रायोजेनिक कंटेनर जिसका तापमान जो है 192 से 190 से 192 डिग्री माइनस में होता है, माइनस में डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है, जो क्रायोजेनिक कंटेनर का मतलब क्या, जो गाय भैंस का जो सीमेन होता है, जो डॉक्टर लोग लेते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस ही होता है जो लंबे समय तक जो है, जो उसके अंदर सीमेन है उसको सुरक्षित रखता है, बचाकर रखने का काम करता है। ठीक है ना, तो उसमें नाइट्रोजन गैस पर रहता है और बहुत ही लो टेम्परेचर पर रहता है। उसके बाद से कर रहा है कि रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करना, भाई भोजन को, खाना को क्या करना, रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देना, लंबे समय तक क्या होगा, वो भोजन जो सुरक्षित रखना, या कर लीजिए भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। भोजन को हमेशा ढक कर रखेंगे तो क्या वो सीधे वायु के कांटेक्ट में, गैस के कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिसकी वजह से वो जल्दी से ऑक्सीकृत या खराब नहीं होगा। तो इस तरह से जो हमारा जो पहला चैप्टर है, ठीक है, पहला जो चैप्टर है, इस तरह से हमारा इसका पूरा रिवीजन हो गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं है इस चैप्टर में, आपका जो रासायनिक अभिक्रिया और जो रासायनिक समीकरण जो चैप्टर है, इसके अलावा जो इसमें कुछ नहीं है। तो हमने क्या किया है भाई, पहला जो चैप्टर है क्लास 10 का जो साइंस का जो पहला चैप्टर है, हमने कम समय में इसको फास्ट रिवीजन करने का प्रयास किया है। और इसी तरह से जो भी चैप्टर है आपके, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, बायोलॉजी के हैं, सब जो है फ्लो चार्ट के माध्यम से ऐसे ही सबको समझाने वाला हूँ। तो ठीक है, चलिए आज के इतना ही, फिर अगले वीडियो में बात करेंगे।